औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। मैं प्रोफेसर यासिर एहसान और मेरा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करूँगा उसका नाम है हाउ मेनी पॉसिबल शेप्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। इस टॉपिक को डिटेल में जाने से पहले, समझाने से पहले, मैंने आपको जो कुछ बताया कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा की कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट वन एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग बेटर डिसीजन। डेटा की कलेक्शन करने के बाद हमने उस डेटा को समझने की खातिर उसको सिंप्लीफाई किया, ऑर्गेनाइज़ किया, समराइज़ किया और उसको टेबल की फॉर्म में लेके आ गए। और हमने दो किस्म के टेबल्स कंस्ट्रक्ट किए, फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर क्वालिटेटिव एंड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर क्वांटिटेटिव। और उसके बाद हमने ग्राफ्स को डिस्कस किया, ग्राफ्स यूजिंग क्वालिटेटिव डेटा, ग्राफ्स यूजिंग क्वांटिटेटिव डेटा, यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो हमने बार ग्राफ, बार चार्ट, पेरिटो चार्ट और पाई चार्ट डिस्कस किए फॉर क्वालिटेटिव और हिस्टोग्राम फॉर डिस्क्रीट, हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ये हमने डिस्कस किए क्वांटिटेटिव के लिए। अब हम मूव करते हैं जो शेप्स हमारे पास बनती हैं हिस्टोग्राम की, वो शेप्स क्या बन सकती हैं, वो शेप्स हमें क्या बता रही हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी पॉसिबल शेप्स ऑफ अ हिस्टोग्राम देयर आर। अ हिस्टोग्राम कैन अज्यूम एनी वन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ शेप्स। मोस्ट कॉमन ऑफ दीज शेप्स आर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा मशहूर फेमस हैं वो तीन हैं। उनमें जो सबसे पहला है वो है सिमेट्रिक और दूसरा आपके पास है उसका नाम है स्क्यूड या उसे कहते हैं नॉन सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। पहला सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, दूसरा स्क्यूड हिस्टोग्राम और लास्ट वन यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को वन बाय वन आपके सामने डिस्कस करूँगा कि सिमेट्रिक हिस्टोग्राम क्या होता है, ये किस तरह दिखता है और इसकी कंडीशंस क्या हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो मतलब हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाए ये सिमेट्रिक हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाए ये नॉन सिमेट्रिक है, स्क्यूड है, और हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाए ये यूनिफॉर्म या रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम है। आइए हम डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक हिस्टोग्राम। याद रखो, सिमेट्रिक हिस्टोग्राम जब भी आप कंस्ट्रक्ट करोगे एडवांस में आपको पता नहीं होता कि शेप किस किस्म की बननी है। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा, जब डेटा पर डिपेंड करता है, जब डेटा आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया, और उसके बाद जब आप हिस्टोग्राम को देखेंगे और उसके अंदर जो कंडीशंस है वो देखेंगे कि सिमेट्री की कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नॉन सिमेट्री की या रेक्टेंगुलर की। आए हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक हिस्टोग्राम को। जब हम सिमेट्रिक हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि ये हिस्टोग्राम सेंट्रल पॉइंट से आइडेंटिकल होगा, पहली कंडीशन। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, सेंट्रल पॉइंट से राइट साइड पर और सेंट्रल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर हिस्टोग्राम जो होगा उसका डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि वैल्यूज़ आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और दो टेल्स होंगे हमेशा हर एक हिस्टोग्राम के, एक राइट टेल और एक लेफ़्ट टेल। राइट टेल इज़ मिरर इमेज फॉर लेफ़्ट टेल, ये दोनों टेल्स आपस में बराबर होंगे। ये तीनों जो कंडीशंस हैं ये सिमेट्रिक हिस्टोग्राम की हैं। जब भी हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लो और ये तीनों कंडीशन उसमें नज़र आ रही हैं तो समझ जाओ सिमेट्रिक हिस्टोग्राम की बात हो रही है। अगर हम इसी हिस्टोग्राम को छोड़कर फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें तो फ्रीक्वेंसी कर्व जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी शेप देखेंगे, अगर वो बेल शेप बनती है, मतलब सेंट्रल पॉइंट से राइट और लेफ़्ट बिल्कुल बराबर हो, तो वो सिमेट्रिकल कर्व होती है। आम तौर पर हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट शेप है वो है बेल शेप, सिमेट्रिकल शेप। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड
फॉर सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखो, मीन इज़ इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज़ इक्वल टू मॉड, एंड ये तीनों के आपस में बराबर होंगे। दीज थ्री आर ऑल इक्वल फॉर सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिकल कर्व। याद रखिएगा, अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा आपसे क्वेश्चन करे, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है और मीन की वैल्यू 50 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मॉड? तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मॉड आल्सो 50 बिकॉज दीज थ्री आर ऑल इक्वल फॉर सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिकल कर्व। इसके बाद हम मूव करेंगे नॉन सिमेट्रिकल की तरफ या स्क्यूड हिस्टोग्राम की तरफ। जो स्क्यूड हिस्टोग्राम आपका होता है, skewed histogram is also known as non-symmetric. For a skewed histogram, the tail on one side is longer than the tail on the other side. मतलब इसका क्या है कि skewed histogram depends upon tails, length of tail. यानी कि एक साइड का जो लेंथ होगी टेल की वो दूसरे साइड से ज़्यादा होगी, तो वो फिर सिमेट्रिक नहीं रहेगा, नॉन सिमेट्रिक रहेगा। याद रखो, हमारे पास स्क्यूड हिस्टोग्राम की दो टाइप्स हैं। नंबर एक, अ स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम, एंड दूसरा है स्क्यूड टू द लेफ्ट हिस्टोग्राम, या उसे कहते हैं राइट स्क्यूड एंड लेफ्ट स्क्यूड। सिंपल, ये राइट स्क्यूड कर्व एंड लेफ्ट स्क्यूड कर्व। अब थोड़ा डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ अ स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम। अ स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम हैज़ अ लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड। ठीक है जी, मतलब क्या है कि अगर आप हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर लो, कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने जब आंखें खोली, उसको देख लिया, तो आपको नज़र आ रहा है कि वो जो कंडीशंस हैं वो नॉन सिमेट्रिक हिस्टोग्राम की वो फुलफिल नहीं हो रही। मतलब आपका जो सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस सेम भी नहीं है, आपका राइट साइड और लेफ्ट साइड का डिस्टेंस भी सेम नहीं है, और वैल्यूज़ आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और लेफ्ट टेल राइट टेल के मुकाबले में मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्क्यूड हिस्टोग्राम हो गया। अब स्क्यूड टू द राइट में, स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम कि व्हेन द राइट टेल इज मोर elongated देन द लेफ्ट टेल, देन द हिस्टोग्राम इज नोन एज अ स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम। अगर हम कर्व की बात करें और कर्व को कंस्ट्रक्ट कर लें, मतलब फ्रीक्वेंसी कर्व को, और हम उस कर्व को देख लें और उसका राइट टेल इज़ मोर लंबी, मतलब elongated देन द लेफ्ट टेल, देन द हिस्टोग्राम इज़ नोन एज, देन द कर्व इज़ नोन एज नॉन सिमेट्रिक। और नॉन सिमेट्रिक के अंदर ये क्या है, स्क्यूड टू द राइट। और इसकी एक और कंडीशन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मीन एंड मीडियन एंड मॉड फॉर नॉन सिमेट्रिक हिस्टोग्राम, राइट स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम। तो याद रखो, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन कर ले। और दूसरी बात कि इनकी पोजीशन क्या होगी, याद रखो कि स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम के लिए मीन ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड, मीडियन ऑलवेज लाइज इन द मिडल, मिड में आप मतलब दरमियान में आपका मीडियन होगा, मीडियन के राइट साइड पर मीन होगा और मीडियन के लेफ्ट साइड पर मॉड होगा। मतलब मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मॉड से। ये किसके लिए, ये स्क्यूड टू द राइट हिस्टोग्राम की कंडीशन है। फिर उसके बाद हम आते हैं स्क्यूड टू द लेफ्ट हिस्टोग्राम हैज़ अ लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन करे कि व्हाट इज़ स्क्यूड टू द लेफ्ट हिस्टोग्राम, when the left tail is more elongated than the right tail, then the histogram is known as skewed to the left histogram। अगर हम कर्व की बात करें, अगर कर्व को ड्रा कर लें और कर्व को हम जब देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि लेफ्ट टेल ज़्यादा लंबी होगी राइट टेल के मुकाबले में। मतलब आपकी ज़्यादा वैल्यूज़ किस पे लाई करेंगी, लेफ्ट टेल पर, कम वैल्यू किस पे लाई करेगी, आपकी राइट टेल पर। तो इस किस्म की कर्व को, इस किस्म के हिस्टोग्राम को हम कहते हैं स्क्यूड टू द लेफ्ट। और दूसरी बात, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर स्क्यूड टू द लेफ्ट हिस्टोग्राम, फॉर स्क्यूड टू द लेफ्ट कर्व। तो याद रखें बिल्कुल उसका इनवर्स, स्क्यूड टू द राइट का इनवर्स। वहाँ पे क्या था कि मीन बड़ा था, यहाँ पे मॉड बड़ा होगा। मॉड इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मीन। तो सबसे बड़ा मॉड, उससे छोटा मीडियन, सबसे छोटा मीन होगा। तो यहाँ पे इस कर्व में, स्क्यूड टू द लेफ्ट कर्व में, आपका जो मीडियन होगा दरमियान में होगा और उसके राइट साइड पर मॉड होगा और लेफ़्ट साइड पर आपका मीन होगा। फिर इसी ये आपकी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बात करें कि याद रखें कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका कर्व नॉन सिमेट्रिकल है तो मीन, मीडियन, मॉड आर अनइक्वल। अगर आपका कर्व सिमेट्रिकल है तो मीन, मीडियन, मॉड आर इक्वल। आखिरी पे आते हैं, आखिरी हमारे पास जो हिस्टोग्राम है उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म हिस्टोग्राम या रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम। रेक्टेंगुलर की लफ्ज़ी मानी है, डिक्शनरी मीनिंग है मुस्ततील।
तो याद रखें, अ यूनिफॉर्म और रेक्टेंगुलर हिस्टोग्राम हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास। अगर आप एक्स एक्सिस पर क्लासेस को डाल दें, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को डाल दें, मतलब वेरिएबल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, और सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो लाजिम बात है कि जितने भी बार्स ड्रा करेंगे वो सारे बार्स की लेंथ बराबर होगी। और जब आप देखेंगे, जब वो शेप बन जाएगी तो आप देखेंगे वो रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी, यूनिफॉर्म शेप बन जाएगी। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक जैसा, फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हाउ मेनी पॉसिबल शेप्स ऑफ ए हिस्टोग्राम। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अगर मैं कर्व की बात करूं कि हाउ मेनी पॉसिबल शेप्स ऑफ अ कर्व, वो कई किस्म की बन सकती हैं। एडवांस में आपको पता नहीं होता, आप ड्रा करने के बाद आपको पता चलता है कि ये कर्व किस किस्म की बननी है। आपके पास, मैं आपको वैसे वर्बली बता देता हूं कि आपके पास जो कर्व बन सकती हैं उसमें आपके पास ट्रायंगुलर शेप बन सकता है, बेल शेप बनता है, स्क्यू टू द राइट कर्व बन सकती है, स्क्यू टू द लेफ्ट बन सकती है, आपके पास जे शेप, आपके पास इनवर्स जे शेप, यू शेप, और इसके अलावा आपके पास और भी कई शेप्स बन सकती है, डिपेंड्स अपॉन यूर डेटा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट शेप आपके इस बुक, आपकी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स के अंदर, आपकी स्टैटिस्टिक्स की एनालिसिस के अंदर, वो है बेल शेप। और उसको आम तौर पर जो स्टैटिस्टिक्स में नाम दिया जाता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व होती है वो बेल शेप की कर्व होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक कि हाउ मेनी पॉसिबल शेप्स ऑफ अ हिस्टोग्राम। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इससे आगे हमने क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। इससे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप लाजमी इस लेक्चर को देखिएगा और इसको सुनिएगा कि आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप किसी को भी समझा सकते हैं कि हिस्टोग्राम की शेप्स क्या बन सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।